ब्राइट आउटलुक आरएस एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। हम जैसा कि राजस्थान ज्योग्राफी के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड नोट्स एकेडमी के माध्यम से। तो आइए आज हम बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करें सिंचाई परियोजनाएं। तो देखिए, इसको हम दो सेगमेंट में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे सिंचाई के साधन और दूसरा है सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई के साधन या जिन साधनों के माध्यम से सिंचाई की जाती है राजस्थान में, वो कौन कौन से। जैसे राजस्थान में कुओं के द्वारा सिंचाई होती, नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती, नहरों के द्वारा सिंचाई होती, तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है और अन्य सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के वर्गीकरण को हम देखते हैं तो कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य सोर्स हैं सिंचाई के। अब सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि राजस्थान में कुओं द्वारा कितने भाग या कितने एरिया पर या कितना प्रतिशत सिंचाई का है वो कुओं के द्वारा होता है। तो हमें इसका प्रतिशत योगदान भी पता होना चाहिए। जैसे राजस्थान में 24% कुओं के द्वारा सिंचाई होती है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक कुओं के द्वारा सिंचाई होती है या किस जिले में सर्वाधिक कुएं द्वारा सिंचाई होती है, तो आप कहेंगे जयपुर में। और कुओं का योगदान कितना है, तो आप कहेंगे 24% है वो कुओं का योगदान है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सिंचाई साधनों की बात करें तो जैसे मान लीजिए टोटल 100% है, तो उनमें से 24% जो सिंचाई के साधन है वो क्या है, कुएं हैं। अब बात करते हैं नलकूपों के द्वारा, बोरवेल या नलकूप के द्वारा बात करें तो ये 42% है। 100 में से अगर हम बात करें कि टोटल 100% सिंचाई के साधन है तो 42% जो सिंचाई के संसाधन है या साधन है, साधन कहना ज्यादा मुनासिब होगा, तो वो क्या है, नलकूप है। और ये भी जयपुर के अंदर सर्वाधिक है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो सिंचाई के साधन है वो कौन से हैं, तो कहेंगे नलकूप। और कहाँ पर है, जयपुर के अंदर बात करें। अब बात करें नहरी, तो नहरी सिंचाई जो साधन है वो कुल सिंचाई साधनों का 30% है और ये ज्यादातर उपयोग लिया जाता है गंगानगर वाले इलाके में। और तालाब द्वारा सिंचाई किस भाग में की जाती है, किस जिले में होती है, तो आप कहेंगे भीलवाड़ा में है और ये सिंचाई के साधनों का 1% है। बचे हुए जो 3% भाग है वो अन्य संसाधन या साधन हो सकते हैं सिंचाई को। तो आपने देखा कि सिंचाई के माध्यम के आधार पर इसके वर्गीकरण को देखें तो कुएं, नलकूप, नहर, तालाब और अन्य साधन देखें, जिनमें सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूपों के द्वारा होती है, उसके बाद में नहर के माध्यम से होती है, उसके बाद में कुओं के माध्यम से होती है और तालाब फिर अन्य हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचाई जयपुर में, नलकूपों द्वारा भी जयपुर में, और नहर द्वारा सिंचाई जो 30% है वो कहाँ पर होती है, तो गंगानगर में। तो गंगानगर का अधिकांश एरिया ही नहरों द्वारा सिंचाई है। और तालाब द्वारा जो एरिया है वो कौन सा है, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र। अब बात करते हैं आगे सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण को लेकर। देखिए, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है, 3 भागों में इसको किया गया है और ये सिंचित क्षेत्र के आधार पर है। जैसे पहला है लघु सिंचाई। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन सा एरिया आता है, तो आप कहेंगे जहां पर 2000 हेक्टेयर तक के भाग पर सिंचाई की जाती है वो लघु सिंचाई के अंतर्गत आता है। कितना क्षेत्र है, 2000 हेक्टेयर। तो पहला लघु सिंचाई परियोजना। दूसरा बात करें मध्यम सिंचाई परियोजना, तो मध्यम सिंचाई परियोजना किस परियोजना को कहेंगे कि जिस परियोजना के माध्यम से 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि है वो सिंचाई की जाती हो, वो सिंचित की जाती हो, वो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना भूभाग सिंचित किया जाता है, 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक का। अब बात करते हैं वृहद सिंचाई परियोजना है, इसके अंतर्गत हम बात करें तो देखिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, अगर वो किसी परियोजना के माध्यम से सिंचित होती है तो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। तो हमने देखा लघु सिंचाई जो 2000 तक है हेक्टेयर एरिया। दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना, तो उसमें 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक का भूभाग सिंचित हो, वो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा। दूसरा है वृहद सिंचाई, तो वृहद सिंचाई में देखेंगे कि जिस परियोजना के माध्यम से 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूभाग सिंचित होता है तो वो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। अब एक छोटा सा फैक्ट हम देख लेते हैं कि सिंचाई में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सिंचाई में सर्वाधिक योगदान है वो लघु सिंचाई परियोजना का होता है, या है राजस्थान में तो लघु सिंचाई परियोजना का योगदान सर्वाधिक है। अब दूसरा फैक्ट आता है कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती है, इनके बारे में देखिए। नाम ही देखिए, बहुउद्देश्य परियोजना मतलब मल्टीपर्पज। तो बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब ये है कि अगर कोई परियोजना बनाई गई है उसका केवल और केवल एक उद्देश्य न होकर दो या दो से अधिक उद्देश्य हो। जैसे केवल पेयजल ही नहीं हो, केवल सिंचाई ही नहीं हो, तो आप ये कहें कि जिस सिंचाई का उद्देश्य
दो या दो से अधिक हो, जिस परियोजना का सिंचाई ने बोलकर जिस परियोजना का उद्देश्य है वो दो या दो से अधिक हो तो बहुउद्देश्य परियोजना में आती है। जैसे अगर ये हम कहें कि हमने कोई परियोजना बनाई है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उस क्षेत्र से सिंचाई भी हो रही है, वहां पर पेयजल आपूर्ति भी होती है और जल विद्युत का निर्माण भी होता है। तो एक ऐसी परियोजना जो दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हो वो बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत आती है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, स्टेटमेंट के तौर पे समझिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। आधुनिक भारत के मंदिर कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आधुनिक भारत के मंदिर क्या हैं, तो आप कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। या यूं सवाल पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संख्या किसने दी, तो आपका जवाब होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करते हैं कि जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है उसको हम समझने की उसके फैक्ट से संबंधित बातें करेंगे। तो देखिए, विश्व की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना थी वो यूएसए में थी और वो 1933 के अंदर आई। कहां पर है, तो कहेंगे टेनेसी यूएसए के अंदर ये परियोजना सबसे पहले आई। उसके बाद में भारत की बात करें तो भारत की पहली जो परियोजना थी वो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, तो 1948 के अंदर शुरुआत की गई। और राजस्थान की पहली परियोजना की बात करें तो गंग नहर परियोजना है, ये राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। याद रहेगा तीनों फैक्ट, ओके। इसमें राजस्थान वाला और भारत वाला दोनों याद रखना। अब हम बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। इसका वर्गीकरण आप दो हिसाब से देख सकते हैं, एक तो नदी घाटी परियोजना और दूसरी है नहरी परियोजना। नदी घाटी जो परियोजना है और दूसरा क्या है, नहरी बहुउद्देशीय परियोजना। तो सबसे पहले हम बात करें कि एक नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है वो राजस्थान के अंतर्गत हम कौन कौन सी देख रहे हैं। तो राजस्थान में नदी घाटी परियोजना है, उनमें सबसे पहली है चंबल। देखो, नदी घाटी का मतलब नदियों के माध्यम से उनके जल को रोककर उनके जल का विस्तारण करके कोई उद्देश्यों की पूर्ति हो रही हो, जिनसे सिंचाई भी हो, पेयजल आपूर्ति भी हो, विद्युत उत्पादन हो, तो उनको हम कहते हैं नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, माही बहुउद्देशीय परियोजना, भांकड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुकागजी बहुउद्देशीय परियोजना जो कौन सी गिरी नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा लखवार बहुउद्देशीय परियोजना जो यमुना नदी के ऊपर है। तो मोटे तौर पे हमने देखा कि 6 बहुउद्देशीय परियोजना को हम देखेंगे। कौन कौन सी, पुनः दोहराइए, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, माही बहुउद्देशीय परियोजना, भांकड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। अब आपसे पूछा जाए कि भांकड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, तो आप कहेंगे सतलज नदी पर है। व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुकागजी बहुउद्देशीय परियोजना जो गिरी नदी पर है, और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना जो यमुना नदी पर है। इस प्रकार 6 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम बात करेंगे जो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करें कि किनके सहयोग से ये योजना चल रही है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के समान सहयोग द्वारा संचालित है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में किनका सहयोग है या किनका इक्विपमेंट है, किनका ये जॉइंट इक्विपमेंट है, तो आप कहेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश के समान सहयोग के द्वारा चल रही है। और इस परियोजना को 3 चरणों में 4 बांध निर्माण करके बनाया गया है। देखो, कितने चरण में योजना पूरी हुई है, 3 चरणों में। और 3 चरणों में कितने बांध बने हैं, 4 बांध बने हैं। तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है, पहला फैक्ट है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की समान सहयोग द्वारा संचालित है और 3 चरणों में पूरी हुई है। इन 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण हुआ है। आइए हम देखते हैं तीनों चरणों को। पहले चरण के अंदर आप देखेंगे तो प्रथम चरण है, उसमें गांधी सागर और कोटा बैराज का निर्माण हुआ। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के प्रथम चरण में किन बांधों का निर्माण हुआ, तो याद रखना प्रथम चरण में गांधी कोटा बैराज, गांधी सागर और कोटा बैराज, गांधी सागर और कोटा बैराज। द्वितीय चरण के अंदर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया और तृतीय चरण के अंदर जवाहर सागर अथवा कोटा डैम बनाया गया। तो याद रखने वाली बात है, 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए। पहले चरण में 2 बांध बने हैं, कौन कौन सा, गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बना। तीसरे चरण के अंदर जवाहर सागर या कोटा डैम बना है। अब हम बात करते हैं चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के पहले चरण की, जिसमें हम देखते हैं गांधी सागर डैम। अब आपसे पूछा जाए कि गांधी सागर डैम कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र में है। कहां पर है जी, मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र में बनाया गया है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे ऊंचा और बड़ा बांध है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो प्रथम चरण में बनाया गया बांध
उसका नाम क्या है, गांधी सागर डैम। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। याद रखना, गांधी सागर डैम है, ये चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है। अगर बात करें यहाँ से, बहुउद्देशीय परियोजना है तो यहाँ पे विद्युत उत्पादन भी का एक बहुत से उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। तो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता यहाँ पर कितनी है, तो आप कहेंगे 115 मेगावाट है, ये इसकी जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। अब दूसरी बात करें, प्रथम चरण में दूसरा जो बांध बना हुआ है कोटा बैराज। अब नाम से देखिए ये कहां पर है, कोटा में है, और यह चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सिंचाई बांध है। याद रखना, इस फैक्ट को जरूर ध्यान दीजिए। ये कौन सा बांध है, सिंचाई बांध। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सिंचाई बांध है, वो कौन सा है, कोटा बैराज है। मतलब ये डैम बनाकर आसपास के इलाकों में सिंचाई हेतु जल आपूर्ति की जाती है, और सिंचाई के लिए इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं। ये फैक्ट प्लीज याद रखिए। आपको पता होना चाहिए कि चंबल बैराज, चंबल जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसमें जो कोटा बैराज बना है, जो कोटा में स्थित है, उसका मूल उद्देश्य है वो सिंचाई हेतु जल उपलब्धता करवाना है, जल की उपलब्धता करवाना है। अब देखिए कि जल उपलब्धता है तो उसके लिए बांध से नहरें निकाली गई हैं। तो कौन सी नहरें हैं, दो नहरें देखिए। एक नहर अगर देखेंगे जो बाई नहर है, ये नहर जो कोटा और बूंदी क्षेत्र है उसको पानी की सप्लाई देती है, और जो दाई नहर है ये कोटा, बारा और मध्य प्रदेश को सिंचाई जल आपूर्ति करती है। तो बाई तरफ से कोटा के क्षेत्र को और बूंदी के क्षेत्र को जल आपूर्ति होगी, और दाई नहर जो से निकली है उसे कोटा, बारा और मध्य प्रदेश को सिंचाई उपलब्ध होगी। अब थोड़ा सा और देखिए, चंबल के दाई नहर से 14 नहरें निकाली गई हैं। याद रखिए, तो चंबल की दाई ओर से अगर देखेंगे तो कितनी नहरें निकाली गई हैं, टोटल 14 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से 8 राजस्थान में है और शेष 6 हैं वो मध्य प्रदेश में है। प्लीज समझिए, चंबल जो नदी, चंबल योजना है, जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है, उसके अंदर दाई ओर से अगर आप देखोगे तो दाई ओर से कितनी नहरें निकाली गई हैं, 14 नहरें निकाली गई। इन 14 नहरों में से 8 तो राजस्थान में है और 6 कहां पर है, एमपी में है। अब हम इन 8 की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं चंबल की लिफ्ट नहरें हैं। चंबल की जो लिफ्ट नहरें हैं उनकी संख्या कितनी है, 8। अब आपको समझ में आया लिफ्ट नहरें क्या होती हैं, ठीक है। चंबल की जो 8 लिफ्ट नहरें हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहली है, नाम यहाँ पे इंडिकेट किया है, दी मतलब है दिगोद लिफ्ट। दिगोद लिफ्ट कहाँ पर है जी, कोटा में। फिर आगे दीपक, पूरा नाम देखिए एक बार, ऐसा लिखा है दीपक है, दीपक। तो दी से क्या याद रखोगे, दिगोद लिफ्ट जो कहाँ पे, कोटा में। पैसे है, पचेल लिफ्ट, वो कहाँ पर है, बारा में। और आगे कै है, कै का मतलब काचेरी लिफ्ट है, ये भी कहाँ पर है, बारा में। के बाद अगर हम आगे बात करें तो गणेश गणेशगंज लिफ्ट है, वो कहाँ पे है, बारा में है। और आगे देखते हैं, आ से है अंता लिफ्ट स्कीम, ये भी बारा में है। और वापस आया है तो अंता माइनर लिफ्ट, ये भी कहाँ पर है, बारा में। और सो से बात करें तो ये है सोरखंड लिफ्ट, बारा में। और जा से बात करें तो ये है जाली जालीपुर लिफ्ट, कोटा के अंतर्गत। तो आप देखें, इन सब चीजों को एक साथ देखें। पहले क्या लिखा, दीपक, गणेश, आ सोजा। दीपक, गणेश, सोजा, ये चंबल की 8 जो लिफ्ट नहरें हैं उनके नाम हैं। क्या नाम याद रखेंगे, दीपक, गणेश, सोजा। देखो, पहली अगर दी से बात करें तो अभी हमने बताया दिगोद, कौन सी है, दिगोद लिफ्ट है, ये कहां पर है, कोटा में। फिर पैसे क्या बना, पचेल लिफ्ट, ये कहां पर है, बारा में। कैसे क्या बना, कचोरी लिफ्ट है, कचोरी लिफ्ट ये कहां पर है, बारा में। उसके बाद में गणेश, तो पूरा नाम याद रखे, गणेश से गणेशगंज लिफ्ट, ये बारा में है। आ से है अंता लिफ्ट स्कीम, और आ से ही है अंता माइनर लिफ्ट स्कीम, ये भी दोनों बारा में है। उसके बाद में सो से है सोरखंड लिफ्ट, ये बारा में है। और जा से जालीपुर लिफ्ट, ये कहां पर है, कोटा में है। तो सर्वाधिक जो लिफ्ट है वो कहां पर देखने को मिलेगी, बारा में। और कितनी है, 1, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए, 8 में से 2 तो है कोटा में, और बाकी 6 किस में है, बारा में। बस इतना सा ही दिमाग लगाना। तो दिगोद है वो कोटा में है, और एक है जो जालीपुर है वो कोटा के अंदर।
आपने देखा कि टोटल जो 14 लिफ्ट हैं दाईं ओर की, उनमें से 8 राजस्थान में है, 6 एमपी में है। तो इन 8 में से 2 तो कोटा में है और 6 कहां पर है? 12 में। इनका नाम जरूर याद रखना। नाम क्या है? दीपक, गणेश, आ सोजा। बस इतना याद रखना है। आपसे इनसे पूछा जा सकता है। ये दाईं ओर से निकलने वाली लिफ्ट नहरें हैं। अब बात करते हैं चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में एक बांध बना था, अगर आपको याद हो, और वो कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। अब राणा प्रताप के नाम से आपको याद रहेगा चित्तौड़गढ़। याद रहे तो आप कहेंगे राणा प्रताप सागर बांध कहां पर बनाया गया? चित्तौड़गढ़ में। यह राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है। अब देखो आपसे क्या पूछा? राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप कहेंगे राणा प्रताप सागर बांध सबसे बड़ा बांध है। इस बांध से रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को जल आपूर्ति की जाती है। अभी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह को जल आपूर्ति किस बांध से प्रदान की जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा? राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसके द्वारा रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह को जल आपूर्ति की जाती है, जिसकी क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 172 यूनिट है। याद है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा बांध और रावत भाटा को जल आपूर्ति करता है, क्षमता 172 यूनिट है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में हमने देखा कि एक बांध बनाया गया जिसका नाम था जवाहर सागर बांध, और जिसको हम क्या बोलते हैं? कोटा डैम भी बोलते हैं। इसे चंबल का पिक अप बांध कहा जाता है। पिक अप बांध कहा जाता है। तो चंबल का जो पिकअप बांध है वो कौन सा है? कोटा डैम है। और इसकी स्थिति अगर देखें तो ये कोटा और बूंदी के बीच में स्थित है। विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो 99 मेगावाट विद्युत क्षमता का उत्पादन यहाँ से। अब इन बातों को अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। चंबल नदी को देखते हुए इस पे जो बांध बने हैं, यहाँ पे कोटा बैराज है, ये वाला कोटा डैम है, ये राणा प्रताप सागर बांध है, और एमपी के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो गांधी सागर बांध। ठीक है, ये राजस्थान से बाहर की बात है। और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर कहाँ पर है? एमपी के अंदर। आप देखिए, ये हमने जाना चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। अब हम बात करते हैं माही बहुउद्देशीय परियोजना की। तो देखो, माही बहुउद्देशीय परियोजना है, ये राजस्थान और गुजरात का एक संयुक्त उपक्रम है। राजस्थान और गुजरात। चंबल किसका है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। और माही किसका है? याद रखना, माही है वो राजस्थान और गुजरात। जिनमें इनकी भागीदारी देखें तो राजस्थान का 45 और गुजरात का 55% हिस्सा है। ठीक, अब देखें आगे। इस परियोजना में 3 बांधों का निर्माण किया गया है। अब वो 3 बांध कौन कौन से हैं? तो पहला है माही बजाज सागर बांध। पहला कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, और ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। दूसरा है कागदी डैम, ये कहां पर है? ये भी बांसवाड़ा में। और तीसरा है कडाना बांध। कडाना बांध है, ये कहां पर है? गुजरात। 3 बांध बने, इनमें से 2 बांध कहां पर हैं? 3 बांध बने, इनमें से 2 बांध राजस्थान में है, और वो कौन से जिलों में है? बांसवाड़ा जिले में। और कडाना जो बांध है ये कहां पर है? गुजरात में। तो माही बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये राजस्थान और गुजरात का इक्विपमेंट है, जो 45% राजस्थान की हिस्सेदारी है और 55% गुजरात की हिस्सेदारी है। 3 बांध बने हैं। कौन सा? माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है। ठीक, याद रहेगा। कागदी बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो माही में अगर जो 3 बांध बने हैं, इनमें से 2 राजस्थान के पास है, 1 गुजरात के पास। और राजस्थान के दोनों बांध बांसवाड़ा में बने हैं। पहला कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। और दूसरा कौन सा है? कागदी डैम, जो भी बांसवाड़ा। अब एक बचा वो गुजरात के पास, वो कौन सा है? कडाना बांध गुजरात। अब बात करते हैं इनमें एक एक के बारे में। पहला हम देखते हैं यहाँ से माही बजाज सागर। देखो, माही बजाज सागर है, ये बोरखेड़ा जो इलाका है बांसवाड़ा का, वहां पर। तो माही बजाज सागर बांध कहां पर है? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के अंदर। और राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना एवं आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी बांध परियोजना। वेरी वेरी, अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना, सबसे लंबी बांध, क्योंकि इसका अगर लंबाई देखेंगे कितनी है? 3109 मीटर लंबा है। ठीक है, तो पहली बात अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है, तो आपका जवाब होगा माही बजाज सागर बांध है। और दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ी आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है, तब भी आपका जवाब होगा माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध।
अब बात करते हैं कागदी डैम के बारे में। देखिए, यह बांध बांसवाड़ा में स्थित है और इसे माही का पिकअप डैम कहा जाता है। देखो, चंबल का पिकअप डैम क्या है? कोटा डैम है। और माही का पिकअप डैम क्या है? तो आप कहेंगे माही का पिकअप डैम है वो कौन सा है? कागदी डैम है। याद रहेगा आपको, माही का पिकअप डैम कौन सा है? कागदी डैम है। और चंबल का पिकअप डैम कौन सा है? कोटा डैम। ठीक। कडाना बांध की बात करें तो कडाना बांध आपने देखा माही नदी पर गुजरात में। अब बात करते हैं इस परियोजना से जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो देखिए, इससे टोटल जो जल विद्युत उत्पादन होता है वो 140 मेगावाट उपलब्ध होता है और उत्पादित संपूर्ण जल विद्युत राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को वितरित की जाती है। जितनी भी बिजली पैदा होती है यहाँ से, मतलब जो 140 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है, ये सारा का सारा विद्युत उत्पादन है, ये राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को वितरित किया जाता है। याद रखें। अब हम बात करते हैं तीसरी बहुउद्देशीय परियोजना की, जो है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, सहयोग की बात करें तो इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीन के सहयोग से। अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा चंबल। चंबल किसका था? चंबल था राजस्थान और एमपी। उसके बाद में हमने देखा माही। माही किसका था? राजस्थान और गुजरात का। अब हम क्या देख रहे हैं? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल में आप देखेंगे राजस्थान के अलावा पंजाब है, हरियाणा है, ये भी आपको पता होना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये तीन स्टेट की एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। राजस्थान का इसमें 15.2% हिस्सेदारी है। अब आपसे पूछा जाए कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर संचालित है, तो आपका जवाब होना चाहिए सतलज नदी के ऊपर संचालित। किस नदी के ऊपर है साथियों? सतलज नदी के ऊपर संचालित। यहाँ देखिए, डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये राजस्थान का इलाका है और यहाँ से आप देखेंगे तो भाखड़ा नांगल नहर, ये भाखड़ा बांध है। सबसे पहले देखो, ये सतलज नदी आ रही है इधर से, इस सतलज नदी के ऊपर यहाँ पे डैम बना है। तो पहला डैम कौन सा है? भाखड़ा बांध। इसके बाद में आप देखेंगे आगे एक डैम और बना है, वो है नांगल बांध। और इस नांगल बांध से एक नहर निकाली गई जो भाखड़ा नहर के नाम से जानी जाती है राजस्थान में। और आप इसके साथ साथ एक चीज और देखें तो ये व्यास नदी आप देखेंगे, और व्यास नदी की एक शाखा है वो इधर आके नांगल बांध में मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद में आप इस तरह से इसको मोटे। ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग। अब बात करते हैं भाखड़ा बांध के बारे में। तो देखिए, भाखड़ा बांध है ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है साथियों? याद रखना, भाखड़ा बांध कहां पर स्थित है? भाखड़ा बांध है वो एचपी में है। कहां पर है साथियों? एचपी के अंदर। अभी हमने एक बात की, जरा देखिए, यहाँ पे सुनिए समझिए, उसके बाद में हम आगे चले। ये भाखड़ा बांध, तो ये भाखड़ा बांध आपको कहां पर है? एचपी के, हिमाचल प्रदेश में। तो भाखड़ा बांध कहां पर स्थित है? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। और नेहरू द्वारा इसे भारत की चमत्कारी विराट वस्तु कहा गया। याद रखना, किस बांध परियोजना को या किस बांध को नेहरू ने भारत की चमत्कारी विराट वस्तु कहा? भारत की चमत्कारी विराट वस्तु भाखड़ा नांगल बांध को कहा पंडित नेहरू जी ने। और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। याद रखना, सबसे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो आप कहेंगे भाखड़ा नांगल। और इसके पीछे गोविंद सागर झील स्थित। अब बात करते हैं नांगल बांध के बारे में। देखिए, नांगल बांध कहाँ पर है? पंजाब के रोपड़ में। और इस बांध पर, तो इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं। तो नहरें कौन कौन सी हैं? आइए बात करते हैं। एक है तिस्त नहर जो दाईं ओर से निकाली गई है, और दूसरी है भाखड़ा नहर जो बाईं ओर से निकाली है। और ये राजस्थान में जल वितरित कर। तो राजस्थान में जल वितरण भाखड़ा नांगल परियोजना की किस नहर से होता है? तो आप कहेंगे भाखड़ा नहर से होता है, जो बाईं ओर से निकाली गई। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना से राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना से राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है, और यह राजस्थान राज्य व देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान राज्य व देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना।
अब बात करते हैं व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। व्यास बहुउद्देशीय परियोजना में वापस पुनः देखेंगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का योगदान है। और राजस्थान को पौंग बांध से, बांध का नाम याद रखिए, पौंग बांध से 59% और पंडोह बांध से 20% लाभ प्राप्त होता है। पौंग बांध और पंडोह बांध, देखो पौंग से कितना है, आप कहेंगे 59, और पंडोह से कितना है, 20% लाभ प्राप्त होता है। किस योजना की बात करें, व्यास बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, जब शीत ऋतु में आईएनजीपी ने अपने पानी की कमी होती है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर पानी की कमी होती है, तो जलापूर्ति पौंग बांध से की जाती है। किस बांध से की जाती है, पौंग बांध से की जाती है। अब बात करते हैं एक छोटे से समझौते के बारे में, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता, जो 1985 में हुआ, और किराड़ी आयोग 1986, ये दोनों व्यास परियोजना से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता किस बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए व्यास परियोजना। अब बात करते हैं अगली बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, वो है रेणुकाजी रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना। अब ये निर्माणाधीन है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के सहयोग से। वित्तीय सहयोग केंद्र का रहेगा जिसमें 90% और राज्य का रहेगा 10%। ये एक सिंचाई और पेयजल परियोजना है जो गिरी नदी पर निर्माणाधीन है। अब बात करते हैं लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी निर्माणाधीन है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर है, और सहयोग इसमें देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का है। तो 90% केंद्र देगा और 10% बचा हुआ राज्य देगा। यमुना नदी पर है ये, और इस परियोजना से संभावित जल विद्युत उत्पादन है 330 मेगावाट होगा, और इसका जो उद्देश्य है वो है पेयजल और सिंचाई आपूर्ति। आज हमने देखा नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, कल हम देखेंगे नहरी बहुउद्देशीय परियोजना। अगले सेशन में हम मिलेंगे और वो नहरी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो समयक अकेडमी है उसके जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और फिर हम जो पॉलिटी है उसके ऊपर काम करेंगे, राजस्थान पॉलिटी के ऊपर काम करेंगे। पर एक विशेष बात यह है कि आज से हम डे बाय डे जो न्यूज इवेंट है, न्यूज आर्टिकल्स हैं, न्यूज इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, उनके ऊपर भी एक वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। डे बाय डे आपको वो करंट इवेंट के तौर पे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।